हेलो स्टूडेंट्स, आपका ई बोर्ड क्लासेज में स्वागत है। अभी हमने अपने पिछले लेक्चर में एक नया चैप्टर ठोस अवस्था स्टार्ट किया था और हमने ठोस के कुछ बेसिक चीज़ें समझी थी कि जो द्रव्य होता है, मैटर होता है, वो तीन प्रकार का होता है, ठोस, द्रव और गैस। तो आज हम उसी में ठोस को पढ़ने वाले हैं और उसमें ये पढ़ेंगे कि ठोस के कितने टाइप्स होते हैं, उन ठोसों के गुण क्या होते हैं। तो हम ये सब पढ़ने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर चल रहा था ठोस अवस्था, जिसमें मैं आपको ठोस के बारे में बता चुका हूं और अब जो हमारा पॉइंट आने वाला है ठोसों का वर्गीकरण। तो हेडिंग है ठोसों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स बोलते हैं इंग्लिश में, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। जो सॉलिड होता है या ठोस होता है वो दो प्रकार का होता है। दो प्रकार के ठोस होते हैं। एक हमारा होता है क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, और जो दूसरा हमारा होता है वो होता है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस को हम इंग्लिश में बोलते हैं एमोर्फस, एमोर्फस। और क्रिस्टलीय ठोस को हम इंग्लिश में क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बोलते हैं। तो ठोस हमारा दो प्रकार का होता है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अगर हम डेफिनेशन नॉर्मली समझे तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, तो वह ठोस जिसमें अणु, परमाणु या आयन, सिंपली बोले तो वह ठोस जिसमें जो कण होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं वो एक निश्चित पैटर्न में आपस में व्यवस्थित होते हैं, निश्चित पैटर्न में जुड़े होते हैं, उसे हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। रेगुलर अरेंजमेंट होना चाहिए। अगर रेगुलर अरेंजमेंट है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है कि वह ठोस जिनमें अणु, परमाणु या आयन एक निश्चित ज्यामिति में जुड़े हुए नहीं होते हैं, एक निश्चित ज्यामिति में नहीं जुड़े होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। पहले समझ लो, इसके एग्जाम्पल के थ्रू हम पूरे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय को क्लियर करेंगे। अगर हम बात करें कि क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण क्या है, तो एक होता है हमारा नमक, NaCl, साधारण नमक बोलते हैं, साल्ट, NaCl होता है। और अगर हम यहां पे बोले तो क्या होता है, तो यहां पर जो होता है हमारा कांच होता है, ग्लास, नॉर्मली जो बोले तो ग्लास होता है, कांच। प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक, जिस मार्कर से मैं लिख रहा हूं ये क्या है, ये अक्रिस्टलीय ठोस है। और जो हम बिल्डिंग बनाने में जो मार्बल यूज करते हैं, जो हम फर्शों पे मार्बल जो लगाते हैं, वो मार्बल जो है हमारा क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। मार्बल हमारा क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। ये मार्कर यानी कि प्लास्टिक हमारा अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। नमक हमारा जो कि हम डेली खाते हैं, क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। कांच हमारा जो कि हम क्या करते हैं, आईना देखते हैं या शीशा गेट लगाते हैं शीशे का, वो हमारा किसका उदाहरण है, अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। तो अभी बहुत सारी चीजें समझनी है कि इसे हम अक्रिस्टलीय ठोस क्यों कहते हैं, इसे हम क्रिस्टलीय ठोस क्यों कहते हैं, इन दो पॉइंट्स को हमें समझना है। तो समझते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस अगर देखें तो क्या होते हैं, मैंने बोला कि इनका जो पैटर्न होता है वो निश्चित पैटर्न होता है। ये एक निश्चित पैटर्न में, रेगुलर अरेंजमेंट में आपस में जुड़े होते हैं। जैसे नमक की बात करें, नमक में क्या होता है आपको पता है, पहले क्या होता है Na+, इसके बाद क्या आएगा सबको पता है Cl-, इसके बाद क्या आएगा हमारा Na+, इसके बाद क्या आएगा हमारा Cl-, इसके बाद फिर से क्या आएगा हमारा Na+। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब इस Na+ के नीचे क्या आएगा, तो Na+ के नीचे आएगा हमारा Cl-, इस Cl- के नीचे क्या आएगा हमारा Na+, इस Na+ के नीचे क्या आएगा हमारा Cl-। तो आपको समझ में आ गया होगा, एक निश्चित पैटर्न हम रिपीट करना शुरू कर रहे हैं। यहां Cl-, थोड़ा और नीचे जाओ, अब इस Cl- के नीचे क्या आएगा Na+, इसके नीचे क्या आएगा हमारा Cl-, इसके नीचे क्या आएगा हमारा Na+,
इसके नीचे Cl माइनस, इसके आगे Na प्लस। तो अगर हमारा पैटर्न एक निश्चित पैटर्न रिपीट होता है बार बार, जैसे Na प्लस के बाद Cl माइनस आया, Cl माइनस के बाद Na प्लस आया, Na प्लस के बाद Cl माइनस आया, Na के नीचे Cl माइनस, Cl माइनस के बराबर में Na प्लस के ऊपर Cl माइनस और Cl माइनस के बराबर में Na प्लस, फिर से Na प्लस के नीचे Cl माइनस। तो बार बार क्या हो रहा है, हमें यह पता चल रहा है कि जस्ट एक पॉजिटिव के बाद दूसरा जो है क्या हमारा आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। जस्ट एक पॉजिटिव के बाद दूसरा निगेटिव आ रहा है। जो निगेटिव है, निगेटिव के नीचे क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अगर इस हम निगेटिव के ऊपर जाएं तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। जैसे इस वाले में देख पा रहे हैं, निगेटिव के बराबर में क्या आएगा, तो पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव के ऊपर क्या आएगा, तो निगेटिव आएगा। यानी कि वो क्या हो रहा है, एक निश्चित पैटर्न बार बार रिपीटेड हो रहा है। लेकिन हाँ, आप लोग ये ध्यान रखना, कहीं आप इसका मैटर मतलब ये मत समझ जाना कि यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव का केस होता है। हो सकता है सिंपल आया ना जाए, यहाँ पे ए आई बी आई, ए आई बी आई, ए आई, फिर यहाँ पे क्या आएगा, बी आएगा, बी के बराबर में क्या आएगा, ए आएगा, फिर बी आएगा, ए आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये बिल्कुल भी मत लगा लेना अंदाजा कि पॉजिटिव और निगेटिव हमें लिखना है, हमें ऐसा कुछ नहीं लिखना है। बस मैंने बोला कि एक निश्चित पैटर्न हमारा क्या हो रहा है, रिपीट होता है। क्लियर। अब जो हमारा अक्रिस्टलीय ठोस होता है, अक्रिस्टलीय ठोस में ये वाला पैटर्न बिल्कुल भी नहीं बनेगा। अक्रिस्टलीय ठोस का मैंने जस्ट अभी उदाहरण बताया कि इररेगुलर, अनियमित ज्यामितीय व्यवस्था, यानी कि जरूरी नहीं है कि ये बिल्कुल ऐसे रिपीट होगा। इसमें क्या हो सकता है, इसमें मैं आपको ए बी से समझाता हूं। हमारा कोई सॉलिड है जिसका फॉर्मूला है हमारा ए बी, मतलब उस फॉर्मूले के अंदर जो हमारे पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल का नाम ए है और दूसरा पार्टिकल है उसके अंदर बी है। जैसे नमक का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, NaCl। तो मैंने बोला कि हमारा सपोज करो प्लास्टिक है, प्लास्टिक का फॉर्मूला हो गया AB। तो ये जो हमारा बनेगा ये इस तरीके से कुछ बनेगा, ए सपोज करो अभी रिपीट हुआ और क्या प्राप्त हो गया हमें, B। लेकिन मैंने चूंकि आपको बोला कि ये निश्चित ज्यामितीय पैटर्न नहीं होता, तो जरूरी नहीं है यहां पर ये आएगा। हो सकता है हमारा क्या आ जाए, बी आ जाए। अगला भी हो सकता है हमारा क्या आ जाए, बी आ जाए। उसके बाद क्या आ जाए, ए आ जाए। नीचे क्या आ जाए, फिर से ए आ जाए। इसके बराबर में क्या आ जाए, बी आ जाए। अब इसके नीचे क्या आ जाए, ए आ जाए। फिर यहाँ पे क्या आ जाए, ए आ जाए। सपोज करो यहाँ पे आए तो यहाँ पे भी क्या आ गया हमारा, ए आ गया। यहाँ हमारा बी, यहाँ भी हमारा बी, यहाँ पे हमारा ए, यहाँ पे हमारा बी, यहाँ पे हमारा बी। तो जब आप इस प्रकार के सॉलिड्स को देखते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस को यानी कि एमोर्फस को देखते हैं, तो आपको यह पता चलता है कि इसमें जो निश्चित पैटर्न है वो लगातार रिपीट नहीं होता है। ये कुछ टाइम तक चलता है और खत्म हो जाता है। जैसे ए और बी चला, अब फिर क्या है, बी बी। अब ये पैटर्न रिपीट नहीं हुआ है। जस्ट अगर बी के बाद ए हो जाता, फिर ए के बाद बी हो जाता, तो ये हमारा क्या हो जाता, क्रिस्टलीय ठोस होता। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ए के बाद बी, फिर से बी, फिर से बी, फिर ए, फिर बी बी बी, ए बी। तो मतलब यहां पे क्या है, आप निश्चित ज्यामितीय पैटर्न यानी कि एक अणु को नहीं फाइंड कर पा रहे हैं, ये आप अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं कि कोई हम ड्राइंग बना सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको इसी को थोड़ा और अलग तरीके से क्लियर कराऊं, अलग तरीके से क्लियर कराने का मतलब ये है, पहले बता दूं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही होती है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को सॉलिड्स और क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय के बारे में ज्यादा क्लियर नहीं होता। अगर हम अगला पॉइंट बोले, मैंने बोला कि अगर हम दूसरे तरीके से समझे, तो सपोज करो हमारा एक पार्टिकल है जो ऐसे चल रहा है, क्लियर। थोड़ी मेरी ड्राइंग खराब है, सो प्लीज डोंट माइंड अगर ड्राइंग अच्छी ना बने तो, उसके लिए सॉरी। जैसा आप ये देखें, आप क्या देख रहे हो कि ये कुछ पॉइंट है जो ऐसे चल रहे हैं। मैंने इस पॉइंट को थोड़ा बड़ा कर दिया, ये एक अलग पॉइंट है हमारे, ये एक दूसरे पॉइंट है, और सबका एक अरेंजमेंट चल रहा है। अरेंजमेंट क्या चल रहा है, अगर आप नोटिस कर पाए हो तो कर चुके हैं आप नोटिस कि क्या हो रहा है कि जो इस टाइप के डॉट वाले पार्टिकल है, छोटे डॉट वाले पार्टिकल हैं,
जस्ट वो उसके नीचे ही क्या है, दूसरा डॉट है। अगर हम नीचे जाएंगे तो एक और डॉट आएगा, और नीचे जाएंगे तो हो सकता आएगा। अब अभी और समझो, जस्ट इस डॉट के नीचे दूसरा डॉट है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर करें, देख पा रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में ये वाले डॉट, यानी कि ये बड़े डॉट वाले पार्टिकल्स रखे हुए हैं, और इनके बीच में कुछ स्पेस भी है, और थोड़ा इनका अरेंजमेंट भी अलग टाइप का है। आप देख पा रहे हो, अगर इन दोनों के बीच में अगर चेक करो, बड़े डॉट के बीच में, तो ये छोटे डॉट वाले आ रहे हैं कुछ, और ये छोटे डॉट वालों का भी अरेंजमेंट कुछ अलग तरीके से है। अगर आप इनका कुछ डिजाइन बनाना चाहोगे तो आप डिजाइन बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हो। जैसे कि मैं देख पा रहा हूं, अगर मैं इसको 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 और इसको मैच कर दूं, मिला दूं, तो हमें एक डिजाइन मिल रहा है। मेरी ड्राइंग खराब है इसलिए ज्यादा मजा नहीं आ रहा होगा। ये एक हमें एक क्या मिला, हमें षष्ठकोण मिला है, 6 भुजाएं हैं इसकी। अब अगर मैं यहाँ पे कहीं से भी चलूं, अगर इस पॉइंट से भी चलना मैं पसंद करूं, तो आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां ऐसे चलूंगा, यहां मैं ऐसे चलूंगा, यहां मैं ऐसे चलूंगा, यहां मैं ऐसे चलूंगा। इस डॉट का अगला डॉट यहां पे होगा कहीं, तो क्या होगा, यहां पे हमें एक पैटर्न मिल जाएगा। क्लियर। अगर आप कहीं से भी उठाएं, जैसे मैं यहां से उठाऊं, तो यहां से भी आप उठा सकते हैं। मैं इसे डॉट डॉट में ले रहा हूं। अगर आप ऐसे चलेंगे, ये अगर आप ऐसे चलेंगे, आई थिंक स्पेस है हमारे पास, है, ऐसे चले। अब अगर आप देखें तो ये हमें एक पार्टिकल दिख रहा है। अब इसमें हमें आगे चलना होगा, ये ऐसे जा रहा है और फिर ऐसे जाएगा, फिर हम ऐसे जाएंगे, यहाँ पे ऐसे, सॉरी ऐसे और ऐसे। तो आप देख पा रहे हैं कि हर केस में हम क्या पा रहे हैं, एक षष्ठकोण पा रहे हैं, 6 भुजाएं पा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, तो क्रिस्टलीय ठोस में एक निश्चित ज्यामिति की बार 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 रिपीटेशंस होती है। लेकिन अगर एक अक्रिस्टलीय ठोस है तो उसमें आपको इस प्रकार की कोई भी रिपीटेशन नजर नहीं आएगी। क्लियर है। इसमें क्या होगा, अगर यहाँ पार्टिकल है, यहाँ है, तो थोड़ी देर में ऐसे 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 फिर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, मतलब कुछ भी आप क्लियर नहीं कर सकते हैं कि कौन कहाँ है, किसके नीचे क्या है। तो आप कोई निश्चित पैटर्न नहीं बना पाओगे इसमें। क्लियर। अब थोड़ा और समझते हैं क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। चूंकि मैंने बताया कि क्रिस्टलीय ठोस में एक निश्चित अणुओं की बार बार रिपीटेशंस होती है, जैसे कि ए बी, इजी करने के लिए ले रहा हूं ए बी, हर तरीके से समझो। बी ए बी ए, अगर आप इसे देखें तो आपको दिख रहा है ए बी ए बी ए बी ए बी बी ए बी ए बी ए बी, ये सब दिख रहा है। ये एक हमें निश्चित पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो आप क्या देख रहे हो कि जो क्रिस्टलीय ठोस में इस प्रकार की जो अरेंजमेंट होती है वो बहुत दूर तक होती है। यानी कि ठोस कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा हो, उसमें ये वाली रिपीटेशंस रिपीट होती जाएगी। ये वाली रिपीटेशंस ए बी टाइप की, यानी कि एक अणु के बाद दूसरे अणु का आना, ये रिपीटेशंस बार बार रिपीट होती जाती है। और इस रिपीटेशंस के बार बार रिपीट होने के कारण क्रिस्टलीय ठोसों को हम दीर्घ परासी ठोस भी कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्ग रेंज सॉलिड। हम इन्हें लॉन्ग रेंज सॉलिड भी कहते हैं, क्योंकि बहुत ही दूर तक, यानी कि लास्ट तक भी यही वाली रिपीटेशन हमें नजर आती रहती है, सेम ज्यामिति रिपीट होती रहती है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, दीर्घ परासी ठोस कहते हैं। आपसे ये कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे पॉइंट क्या है, और इस वाले ठोस को, जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इस प्रकार के ठोस को हम क्या कहते हैं, लघु परासी ठोस भी कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट रेंज सॉलिड्स। इन्हें हम क्या कहते हैं, शॉर्ट रेंज सॉलिड भी कहते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया। आगे क्या है
कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प होता है। मेल्टिंग पॉइंट यानी कि हम इसे बोलते हैं गलनांक। जो इनका गलनांक होता है क्रिस्टलीय ठोसों का वो कैसा होता है, शार्प होता है, शार्प होता है। इनका जो गलनांक होता है वो हमारा शार्प होता है। शार्प को हिंदी में क्या बोलते हैं ये हमें नहीं पता चल रहा है, तो शार्प इंग्लिश में बोलते हैं इसे, हिंदी में तीक्ष्ण। इनका जो गलनांक होता है वो बहुत ही तीक्ष्ण होता है, जबकि इनका जो गलनांक होता है, इनका गलनांक शार्प नहीं होता है। फिलहाल मैं इसे लिख रहा हूं, शार्प नहीं होता है, इनका जो है तीक्ष्ण नहीं होता है। तो शार्प का मतलब क्या है? शार्प का मतलब यह है कि अगर हम किसी क्रिस्टलीय ठोस को गर्म करते हैं तो वो एक ही टेम्परेचर पे पूरा का पूरा पिघल जाता है। सपोज करो हमारा एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिना होता है, एल्यूमिनियम का ही अयस्क होता है, उसमें पाया जाता है। तो जो एल्यूमिनियम होता है, सपोज करो कि इसका जो हमारा गलनांक होता है 2050 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 2050 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारा एल्यूमिनियम पिघलना शुरू कर देगा। तो इस 2050 डिग्री सेंटीग्रेड पर पूरा का पूरा एल्यूमिनियम पिघल जाएगा। जब तक पूरा का पूरा एल्यूमिनियम 2050 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघल नहीं जाता है ये टेम्परेचर आगे नहीं बढ़ेगा, ये 2051 भी नहीं होगा। कहने का मतलब ये है मैक्सिमम 1 तक का अंतर आ सकता है लेकिन ज्यादा अंतर नहीं आएगा। बट ये जो हमारे सॉलिड्स होते हैं, अक्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं, ये तीक्ष्ण नहीं होते हैं। तीक्ष्ण नहीं होने का मतलब ये है कि अगर हमारा ये प्लास्टिक सपोज करो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 20 तो मैंने बहुत कम ले लिया, सपोज करो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1110 लेते हैं, 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलना स्टार्ट होता है, गलना स्टार्ट होता है। तो 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर पूरा का पूरा प्लास्टिक हमारा नहीं पिघलेगा। 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर पूरा प्लास्टिक नहीं पिघलेगा, बल्कि ये जो है ऑर्डर बढ़ता जाएगा और ये लगभग 190 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके पूरा प्लास्टिक पिघलेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि ये अगर क्रिस्टलीय ठोस है तो वो अपने सेम टेम्परेचर पे 2050 डिग्री सेंटीग्रेड पे पूरा का पूरा पिघल जाएगा। लेकिन जो हमारा अक्रिस्टलीय ठोस है उसमें जो है बहुत ज्यादा ब्रॉड आएगा, उसमें जो है बहुत ही ब्रॉड टेम्परेचर पे जाके पिघलना शुरू होगा। 110 पे पिघलना स्टार्ट हुआ था, लेकिन 110 पे सपोज करो ये पूरा का पूरा मार्कर नहीं पिघलेगा, बल्कि इस पूरे मार्कर को पिघलने में कहां तक लग जाएगा, 190 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर लग जाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ? अगर हम आगे पॉइंट की बात करें तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, जो हमारे क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये विषम दैशिक प्रकार के होते हैं। विषम दैशिक, इनकी जो प्रकृति होती है या दिशा जो होती है विषम दैशिक प्रकृति होती है। विषम दैशिक का मतलब क्या है और अभी समझेंगे। और जो अक्रिस्टलीय ठोस है ये कैसे होते हैं, समदैशिक प्रकार के होते हैं। समदैशिक प्रकार के होते हैं, यानी कि जो इनकी प्रकृति होती है वो समदैशिक होती है और इनकी जो प्रकृति होती है विषम दैशिक होती है। तो इसे समझते हैं समदैशिक और विषम दैशिक का मतलब क्या है। समदैशिक का मतलब है कि सभी दिशाओं में फिजिकल प्रॉपर्टी का समान होना, फिजिकल यानी कि भौतिक गुणों का सभी दिशाओं में समान होना जो है समदैशिक प्रकृति कहलाता है। और भौतिक गुणों का सभी दिशाओं में अलग अलग प्राप्त होना हमारा क्या कहलाता है, विषम दैशिक प्रकृति कहलाती है। अब फिर से वही बार बार हम इसे, इसके थ्रू आप जितना क्लियर करेंगे बहुत ही आसान होगा, आपको ड्राइंग को ध्यान रखना होगा। तो ए बी बी ए बी बी बी
बी ए। ओके, तो अगर हम इसमें कुछ फाइंड करना चाह रहे हैं, जैसे अगर हम ये देखें कि ये बी जो है, बी के अगर चारों तरफ देखें, सभी दिशाओं में देखें, तो इस तरफ बी की रिपीटेशन हो रही है, इस तरफ ए की रिपीटेशन हो रही है, इस तरफ फिर से बी की रिपीटेशन हो रही है। तो एक जो पार्टिकल होता है वो अपने चारों दिशाओं में अलग अलग पार्टिकल्स के साथ जुड़ा होता है, और अलग अलग पार्टिकल्स के साथ जुड़े होने के कारण उसका जो गुण होता है वो भी क्या होता है, हमारा अलग अलग होता है। क्लियर हुआ? जैसे बी जो है अगर अपने चारों तरफ देखें तो यहां पर ए से जुड़ा हुआ है तो यहां पे बी से, ऊपर ए से तो यहां बी से, ए से तो बी से, तो इसके चारों दिशाओं में जो भौतिक गुण का मान होगा वो अलग अलग होगा। क्लियर? दूसरा तरीका और है, सपोज करो अगर हम दो एक्सिस बनाए, दो एक्सिस बनाते हैं ए बी ए बी ए बी का। क्लियर है? अगर हम ए बी का बनाएं तो हमें इसमें ये दिख रहा है कि ए के बाद बी आ रहा है, ए के बाद बी आ रहा है, ए के बाद बी आ रहा है, तो हमें एक एक्सिस प्राप्त हो रही है जहां पे इस दिशा में जो है सभी के गुण समान होंगे, क्योंकि हमें पता है कि जस्ट बी के आगे जाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ए के आगे जाएंगे तो क्या होगा, प्राप्त बी। तो आप लास्ट तक लिखते चले जाओ जहां तक मिल जाए, तो आप जहां तक लिखते जाओगे ए बी मिलता जाएगा। अब इसे दूसरी दिशाओं में ले जाओ, तो अगर आप ऐसे ले जाते हैं तो आप फाइंड कर रहे हैं कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक इस टाइप का बी दिखाई दे रहा है। अब इसमें आप देखें तो अगर आप ऐसे इस दिशा में ऐसे जा रहे हो तो आपको सिर्फ क्या दिखाई दे रहे हैं, बी के पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं। अब बी के पार्टिकल्स और ए बी के पार्टिकल्स दोनों अलग हो गए, इसलिए इस दिशा में भी भौतिक गुण का मान अलग आएगा और इस दिशा में भी भौतिक गुण का मान अलग आएगा। इसलिए हमने कहा कि ये क्या होते हैं, विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं। एक और दिशा ले सकते हो, आपको मना नहीं है, आप ऐसे आओ, अगर आप ऐसे आओगे तो केवल आप किसको फाइंड कर पा रहे हो, आप केवल और केवल ए को फाइंड कर पा रहे हो। क्लियर? तो मैंने बोला इसलिए कि सभी दिशाओं में, चारों दिशाओं में जो ये क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनके भौतिक गुणों का मान अलग अलग होता है, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, विषम दैशिक प्रकृति के ठोस कहते हैं। जबकि ये क्या होते हैं, समदैशिक होते हैं। तो समदैशिक क्यों होते हैं, इसमें और भी ज्यादा मैटर है। जैसे मैंने आपको बताया था ए के बाद हमारा बी, अब मैंने कहा कि जरूरी थोड़ी ना कि हमारा बी आएगा, अब बी ए और फिर ए और फिर ए, ठीक है, बी ए बी और बी, इस तरीके से आया, फिर ए बी और ये ए, इस तरीके से कोई सॉलिड्स है। तो अगर आप इसमें फाइंड करना चाहोगे तो आप फाइंड नहीं कर पाओगे। क्या फाइंड करते हो, आप फाइंड करते हो, जैसे इस वाली लाइन में चलो, आप फाइंड करते हो ए बी आया है हमें, आपने तो फाइंड कर लिया कि ये तो रिपीटेशन हो रही है, लेकिन क्या ए बी के बाद रिपीटेशन हो रही है, तो हम देख पा रहे हैं कि ए बी के बाद कोई रिपीटेशन नहीं है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, फिर बी है, फिर ए है, ए है, ए है, आगे जा रहे हो। क्या आपको पता है कि इस वाली पोजीशन पे कौन आएगा, नहीं पता। एमोर्फस सॉलिड में आपको यहाँ पे पता है क्या, आपको नहीं पता, लेकिन अगर मैं पूछूं कि आपको यहाँ पे पता है क्या इस ए के बाद क्या आएगा, तो आप कहोगे हाँ पता है, बी आएगा। तो यहां पर आपको पता नहीं है कि रियल में कौन आएगा, यहां पर आपको पता होता है। सेम अगर आप नीचे जा रहे हो, सपोज करो यहां से ऐसे जा रहे हैं, बी ए आया हमारा, लेकिन आपको पता है कि सच में यहाँ पे बी ही आएगा अगला, नहीं पता। तो आप अगर ऐसे जाते हो तो भी आपको नहीं पता। क्लियर? तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब हमें इस टाइप की चीजें नहीं पता होती हैं कि आगे कौन सा पार्टिकल्स आएगा, यहाँ पे कौन सा पार्टिकल्स आएगा, तो हम क्या मानते हैं, हम ये मानते हैं कि इन दोनों के भौतिक गुण जो हैं समान हैं। ये बोला जाता है कि जब हमें ये पता ना हो कि यहाँ पे कौन सा पार्टिकल्स आएगा और यहाँ पे पार्टिकल कौन सा आएगा, तो ये माना जाता है कि इन दोनों के भौतिक गुण समान है, और दोनों के भौतिक गुण समान होने के कारण इन्हें हम क्या कहते हैं, समदैशिक प्रकृति कहते हैं। पहले बोल रहा हूं, माना जाता है कि इन दोनों के भौतिक गुण समान है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है पार्टिकल कौन सा है, और इसीलिए हम क्या कहते हैं, इन्हें समदैशिक प्रकृति के ठोस कहते हैं। आई थिंक आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, सॉलिड एंड क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस से रिलेटेड। इसकी कुछ थ्योरी लिख लेते हैं, क्योंकि जब तक आप थ्योरी लिखोगे नहीं आप कुछ कर पाओगे नहीं। तो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस की, हाँ एक पॉइंट और है कि ये जो मैंने लिखवाया है अभी तक, अभी आपको जितना समझा है वो आपको दोनों तरफ लिखना होगा। मैंने बताया कि ये जो है दीर्घपरासी होते हैं, विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, तो ये सभी आपको लिखना होगा। कैसे,
एक तरफ आप लोग लिखोगे क्रिस्टलीय ठोस, एक तरफ लिखोगे अक्रिस्टलीय ठोस, बीच में लाइन खींच देना और पूरा का पूरा आप लिख लेना। क्लियर? तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि कौन क्या होता है। तो हेडिंग है हमारी क्रिस्टलीय ठोस थ्योरी। क्रिस्टलीय ठोस के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या है? ऐसे ठोस जिनकी संरचनात्मक इकाई, संरचनात्मक इकाई में हमेशा क्या लिखा करो? अणु, परमाणु या आयन एक निश्चित ज्यामितीय, एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। या आप लोगों को मैंने पूरी की पूरी एक डेफिनेशन बता दी, आपको कहीं भी नहीं जाना है डेफिनेशन के लिए, थ्योरी के लिए। आप लोगों को सब कुछ ये फेयर कॉपी में वर्क करना है। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा हमारा? NaCl साधारण नमक, क्लियर, सुक्रोज SuCROSE सुक्रोज, इसके बाद आयरन, सिल्वर, ये सब लिख सकते हो। इसके बाद ग्रेफाइट, इसके बाद क्वार्ट्ज, ETC एक्सेट्रा। बस ये आपको क्रिस्टलीय ठोस की डेफिनेशन याद करनी है। मैंने पहले ही बता दिया, आप दोनों तरफ बनाएंगे बाद में डेफिनेशन के, और वो दोनों चीजें लिख लेंगे। क्लियर? आगे चलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस में आप कुछ मत करो, सेम डेफिनेशन को रिपीट करो। सेम डेफिनेशन को रिपीट करोगे, हमें ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है। दूसरी डेफिनेशन याद करने में हम अपना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। तो अक्रिस्टलीय ठोस में क्या लिखेंगे? ऐसे ठोस जिनकी संरचनात्मक इकाई अणु, परमाणु या आयन एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होते हैं। आप क्या वर्ड करोगे यहां पे? नहीं होते हैं। क्या कहलाते हैं हमारे? अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। क्लियर? अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण क्या क्या हो जाएगा? सबसे बेस्ट तरीके से याद रखो, क्या? कांच, क्या बोलते हैं? कांच, प्लास्टिक, कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, और हमारा क्या हो सकता है? रबड़। क्लियर? एक आप लोग इतना काफी है, कांच, प्लास्टिक एंड रबड़। तो ये सभी हमारे क्या होते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। क्लियर? तो आपको ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए दोनों, इसमें आपको ज्यादा वर्क नहीं करना है। तो धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अगले लेक्चर में मिलते हैं।